हेलो एस्पिरेंट्स। तो आज मैं फिर से एक नया चैप्टर लेकर आई हूँ जो DSSB के पेपर 1 या जनरल पेपर के लिए आप बहुत इम्पोर्टेंट मान सकते हो। ये सीरीज चला रखी है मैंने, ये हर एक एग्जाम में आती है। ये NCERT की सीरीज है और NCERT हर एक पेपर में प्रेफरेंस रहता ही रहता है। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं। इसके पीछे के 6 चैप्टर आप मेरे चैनल पर विजिट करके देख सकते हो। फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में मैंने करवा रखे हैं, उनके क्वेश्चंस भी इंक्लूड करवा रखे हैं। क्वेश्चंस की अलग से एक सीरीज चलाकर मैंने क्वेश्चन CTET के टाइम पर करवा दिए थे। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर 7, फ्रॉम अ किंगडम टू एन एम्पायर। एक राज्य से एक साम्राज्य में कैसे बदलता है, एक राज्य साम्राज्य में कैसे बदलता है। ये एक रोशन है, ये सिर्फ एक स्टोरी देकर रखते हैं। यहाँ से हमारे लिए इम्पोर्टेंट कुछ नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखो, द लायंस that we see on our notes and coins have a long history। जो ये लॉयन होते हैं, ये लॉयंस, ये 4 होते हैं, ये हमारे नोट और कॉइन्स पर होते हैं। इनकी एक बहुत लंबी हिस्ट्री है, एक लंबा इतिहास है इनका। They were carved in stone। वे स्टोन्स पर खुदी हुई एक मूर्ति होती है। स्टोन्स मतलब पत्थरों में ही उनको खोदा गया है, पत्थरों से बनाई गई है। ये अलग से नहीं, पत्थरों को खोद के इस तरीके से डिजाइन करके कि ये लायंस के शेप में इनको खोदा गया है। एंड प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ अ मैसिव स्टोन पिलर एट सारनाथ। ये स्टोन के पिलर के ऊपर उसी स्टोन को काट के ये आपके लिए लायंस और ये एक फ्लावर, ये सब बनाया गया है। यहाँ से हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अशोका वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर नोन टू हिस्ट्री एंड ऑन हिज inscriptions were inscribed on pillars as well as on rock surface। मतलब कि अशोक हमारी हिस्ट्री का सबसे ग्रेटेस्ट रूलर में था जिनको हम जानते हैं, और उसके जो सूचनाएं थी, उसकी इंस्ट्रक्शंस थी, वो किस पर शिलालेखों पर, पिलर्स पर लिखे हुए थे। ठीक है, अंकित किए गए थे। इंस्क्राइब मतलब अंकित किए हुए थे। रॉक की सतह के ऊपर भी अंकित किए हुए थे। ठीक है, बिफोर वी फाइंड आउट व्हाट वाज रिटन इन दीज इंस्क्रिप्शंस लेट अस सी व्हाई हिज किंगडम वाज कॉल्ड एन एम्पायर। हम ये जानेंगे कि उसके इंस्क्रिप्शंस में, उसके शिलालेखों में क्या लिखा हुआ था। उससे पहले हमें उसके साम्राज्य को जानना जरूरी होगा। देखते हैं आगे। द एम्पायर that Ashoka ruled was founded by his grandfather Chandragupta Maurya more than 2300 years ago। अशोका जो रूल करते थे, अशोक का जो एम्पायर है वो किसने खड़ा किया था, किसने बनाया था ये मौर्यन एम्पायर। ये चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था 2300 साल पहले। चंद्रगुप्त was supported by a wise man named चाणक्य और कौटिल्य। वो किसने उसको सपोर्ट किया था, चाणक्य या कौटिल्य। हम चाणक्य को कौटिल्य भी बोलते हैं, उनका असली नाम कौटिल्य था। Many of Chanakya's ideas were written down in a book called अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की बुक किसने लिखी थी, चाणक्य ने लिखी थी। ठीक है, डायनेस्टी क्या होती है, when members of same family become rulers one after another, the family was often called a dynasty। ठीक है, जब एक ही फैमिली के एक के बाद एक राज करते हैं, राजा बनते हैं, तो वो डायनेस्टी कहलाती है। द मौर्याज वर अ डायनेस्टी विद 3 important रूलर्स। ये क्वेश्चन बन सकता है कि कोई भी 2 इम्पोर्टेंट रूलर्स के नाम बताओ मौर्यंस के, या 3 नेम बताओ।
तो एक हो जाएगा चंद्रगुप्त, उसका बेटा बिंदुसार, और बिंदुसार का बेटा था अशोक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। There was several cities marked with black dot on the map. These included, उसके एम्पायर में ना जो बहुत सारी सिटीज थी, बहुत सारे शहर थे, वो हम अभी आगे मैप में देखेंगे। मैप में ना ब्लैक डॉट वाले उसके शहर थे। दीज इंक्लूडेड द कैपिटल पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र उसकी कैपिटल थी, तक्षशिला और उज्जैन। ठीक है, तक्षशिला वॉज अ गेट वे टू द नॉर्थ वेस्ट। तक्षशिला जो था ना वो उत्तर पश्चिम का गेट कहलाता था तक्षशिला। ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि नॉर्थ वेस्ट गेटवे कौन था, दे देंगे उज्जैन था, तो वो गलत हो जाएगा, तक्षशिला था। इंक्लूडिंग सेंट्रल एशिया, वाइल मतलब कि सेंट्रल एशिया का भी गेट था। ठीक है, मध्य एशिया का। वाइल उज्जैन ले ऑन द रूट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इंडिया। उज्जैन कहाँ का रास्ता था, कहाँ जाने का? नॉर्थ को साउथ इंडिया से कनेक्ट करने का रास्ता था। नॉर्थ से हम साउथ में जाते थे। मर्चेंट्स, ऑफिशियल एंड क्राफ्ट पर्सन्स प्रोबेबली लिव्ड इन दीज सिटीज, इन सिटीज में जा सकते थे, रहते थे। कौन कौन? मर्चेंट, अधिकारी और क्राफ्ट पर्सन, शिल्पकार। ये देखो इधर छोटा सा कुछ लिखा हुआ, हम इसको भी पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट हो सकता है इसमें भी। The places where inscriptions of Ashoka have been found are marked with red dots. These were included within the empire. ठीक है, इसमें जो हम सबको मिले हैं ना, हम सबको जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं अशोका के, जो शिलालेख अभिलेख मिले हैं, वो रेड डॉट से हैं। मैप में हम अभी देखेंगे, आगे देखते हैं। इन अदर एरियाज, ये यहाँ पे कुछ इतना नहीं है। अदर एरियाज देयर वर विलेजेस ऑफ विलेज फार्मर्स एंड हर्डर्स। इन सम एरियाज सच एज सेंट्रल इंडिया देयर वर फॉरेस्ट वर पीपल गैदर्ड फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड हंटेड एनिमल्स फॉर फूड। ये इतना नहीं है। ये देखो रेड डॉट में जो है, रेड डॉट में जो है मानसेहरा, लंपक, कंधार, शाहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कालसी, टोपरा, मेरठ, बहापुर, ये दिल्ली में है जो, लुम्बिनी, रामपुरवा, ये सब क्या है? यहाँ से हमें उनके शिलालेख मिले हैं, इतनी सारी जगहों से। ठीक है, और भी है, ये बहुत सारे हैं। लूरिया, अराराज, इलाहाबाद, सारनाथ, कौसाम्बी। देखो ये पाटलिपुत्र उसकी जो राजधानी थी। ठीक है, ये उज्जैन है। ये नॉर्थ से, यहाँ से नॉर्थ से साउथ को जोड़ने का ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रूट होता था। ठीक है, इधर ये इधर तक्षशिला है। तक्षशिला नॉर्थ वेस्ट से इंडिया में आने का रास्ता था। ठीक है, इधर ये बहुत सारे हैं, ये रागुड़ी, मास्की, ब्रह्मगिरी, सोपारा, सेनाथी, ये सब यहाँ से हमें उसके शिलालेख मिले हैं। आगे बढ़ते हैं हम। देखो, हाउ आर एम्पायर डिफरेंट फ्रॉम किंगडम। किंगडम से अलग कैसे हो सकता है? एक राज्य से साम्राज्य अलग कैसे होता है? emperors need more resources than kings because empires are larger than kingdoms and need to be protected by big armies। मतलब कि एक राजा से भी ज्यादा एक एम्पायर को लार्ज आर्मी की जरूरत होती थी प्रोटेक्ट करने के लिए दूसरे लोगों से, उसकी आवश्यकताएं ज्यादा थी। So also they need a larger number of officials who were collectors। इसीलिए क्योंकि उसका राज्य बड़ा होता था, बहुत बड़ा होता था, larger than kingdoms,
तो इसीलिए उसको अधिकारियों की भी जरूरत ज्यादा होती थी, और इसीलिए अधिकारी ज्यादा रखते थे वो। देखते हैं यहाँ पर, रूलिंग द एम्पायर्स, रूलिंग द एम्पायर्स। ये यहाँ पे, एज द एम्पायर्स वो सो लार्ज डिफरेंट पार्ट्स वर रूल डिफरेंटली, द एरिया अराउंड पाटलिपुत्र वॉज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द एम्परर। जो उनका एम्पायर था, साम्राज्य, तो वो बहुत बड़ा था और अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड था, इसलिए अलग अलग लोग वहां पर राज करते थे। जो पाटलिपुत्र था वो सीधे तौर पर राजा के कंट्रोल में आता था, एम्परर उस पर सीधा कंट्रोल करते थे, क्योंकि वो यहाँ की राजधानी थी, कैपिटल थी। दिस मीन्ड दैट ऑफिशियल्स वर अपॉइंटेड टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम फार्मर, हर्डर्स, क्राफ्ट पर्सन्स एंड ट्रेडर्स who lived in villages and towns in the area. Officials also punished those who disobey the ruler's order. Many of these officials were given salary. कुछ ऑफिशियल्स को, कुछ अधिकारी को तो सैलरी मिलती थी, ज्यादातर को। मैसेंजर्स went to and fro. ये जो मैसेंजर्स होते थे, जो मैसेज को भेजते थे, वो कभी इनके पास आते थे, कभी राजा के पास, इधर उधर या दूर दूर तक जाते थे। एंड स्पाइस कैप्ट आ वॉच ऑन द ऑफिशियल, और जो गुप्तचर होते थे, स्पाइस गुप्तचर होते थे, वो इन अधिकारियों पर नजर बनाए रखते थे। एंड ऑफ कोर्स द एम्परर सुपरवाइज्ड देम ऑल विद द हेल्प ऑफ मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली एंड सीनियर मिनिस्टर। और जो इन अधिकारियों के ऊपर राजा कैसे नजर रखते थे, इनको सुपरवाइज कैसे करते थे, अपने रॉयल फैमिली के लोगों के द्वारा या सीनियर मिनिस्टर्स के द्वारा। देखिए, देयर वर अदर एरियाज और प्रोविंसेस, यहाँ पे ना कुछ और एरिया भी थे, क्षेत्र थे, कुछ प्रांत भी थे। ईच ऑफ दीज वॉज रूल्ड फ्रॉम अ प्रोविंशियल कैपिटल सच एज तक्षशिला और उज्जैन। तक्षशिला और उज्जैन एक अलग अलग, ये दो प्रांत थे बहुत बड़े बड़े। कभी तक्षशिला में विद्रोह हो जाता था, कभी उज्जैन में। ऑल्दो there was some amount of control from Patliputra, and royal princes were often sent as governors. Local customs and rules were probably followed. और यहाँ पे, क्योंकि पाटलिपुत्र में तो सारा ध्यान राजा का होता था, तो और जो ये थे ना तक्षशिला और उज्जैन, इनके ऊपर कौन करते थे, प्रिंसेस करते, प्रिंस करते थे। यहाँ पे इनको भेजा जाता था, प्रिंस को गवर्नर के तौर पर भेजा जाता था। Besides, there were vast areas between these centers. और जबकि इन दोनों क्षेत्रों के बीच में ना बहुत बड़ा गैप था। Here the Mauryas tried to control roads and rivers. मौर्यंस ने क्या किया था, रोड के ऊपर और रिवर्स के ऊपर कंट्रोल कर लिया था, ठीक है, which were important for transport, and collect whatever resources were available as tax and tribute. ठीक है, इनको ना टैक्स मिलते थे, और जो लोग अपनी मर्जी से भी दे सकते हो, ऐसे कुछ भी दे सकते थे, ठीक है। इनके ऊपर सीधे तौर पे रोड्स और रिवर्स के ऊपर राजा अपना अधिकार कर लेते थे, ताकि टैक्सेस इनको ज्यादा मिले और उनके स्रोत भी इनको ज्यादा मिले। फॉर एग्जाम्पल, the Arthashastra tell us that the northwest was important for blankets. ये यहाँ पे important है, अर्थशास्त्र में लिखा है। अर्थशास्त्र किसने लिखी थी, किसने, कौटिल्य ने, या सोचो भाई, थोड़ा सा तो खुद दिमाग लगाओ, चाणक्य ने, ठीक है, कौटिल्य या चाणक्य ने। नॉर्थ वेस्ट में क्या इम्पोर्टेंट था, ब्लैंकेट्स इम्पोर्टेंट था। साउथ इंडिया में गोल्ड एंड प्रीशियस स्टोन्स मिलते थे। इट इज पॉसिबल दैट दीज रिसोर्सेज वॉज कलेक्ट एज ट्रिब्यूट, और इनको ना कलेक्ट किया जाता था ट्रिब्यूट के रूप में। ट्रिब्यूट हम अभी पढ़ते हैं, देखते हैं। अनलाइक टैक्सेस की तरह नहीं, which were collected on a regular basis, tribute was collected as
टैक्सेस तो क्या होते थे, जो रोज रेगुलर बेसिस पे कलेक्ट किए जाते थे. ट्रिब्यूट वॉज कलेक्टेड एज एंड व्हेन इट वॉज पॉसिबल फ्रॉम पीपल हु गेव अ वैरायटी ऑफ थिंग्स मोर और लेस विलिंगली. मतलब कि जैसे कि फसल होती थी, फसल जब पकती थी तभी मिलते थे उसका कुछ हिस्सा. वही बोल रहे हैं कि जब पीपल हु गेव अ वैरायटी ऑफ थिंग्स, पीपल ना थिंग्स की कुछ किस्में या कुछ फिक्स पार्ट देते थे अपनी तरफ से राजा को एज अ टैक्स, बट वो टैक्स नहीं होता था तो वो ट्रिब्यूट कहलाता था. और उसमें चाहे पीपल्स की इच्छा हो चाहे ना हो. आगे बढ़ते हैं. देयर वर ऑल्सो फॉरेस्टेड रीजन्स. वहाँ पे फॉरेस्ट भी थे, ये वन का क्षेत्र भी था. ठीक है. People living in these areas were more or less independent, but may have been expected to provide elephants, timber, honey and wax to Mauryan officials. लोग जो इन क्षेत्रों में रहते थे वो या तो ज्यादा या कम अपने ऊपर इंडिपेंडेंट रहते थे, क्योंकि इन इलाकों में क्या होता था, सिर्फ जंगल वाले इलाकों में, जंगल वाले क्षेत्रों में क्या होता था, या तो हाथी, टिम्बर मतलब कि इमारती लकड़ी जिनसे इमारत बनती हो, हनी, वैक्स मतलब मोम. ये सब वो चीज वो लोग क्या देते थे, राजा को देते थे, राजा के अधिकारियों को देते थे, क्योंकि उनके पास पैसे तो इतने होते नहीं थे. आगे देखते हैं. एम्परर एंड द कैपिटल सिटी. ये यहाँ से इम्पोर्टेंट है हमारे लिए. मेगास्थनीज was an ambassador who was sent to the court of Chandragupta by the Greek rulers of West Asia named Seleucus Nicator. और ये कब आया, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर मेगास्थनीज को भेजा था सेल्यूलस निकेटर ने. मेगास्थनीज wrote an account about what he saw. मेगास्थनीज ने एक बुक भी लिखी थी. Here is a part of his descriptions. उसने क्या लिखा था उसके बारे में यहाँ पर बातें हैं कुछ. देखो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, सीधे पुट होते हैं, लाइन की लाइन आ जाती है. ठीक है, कि कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है, या ये कथन है और ये इसका रीजन है. तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं. द ओकेजन्स ऑन विच द एम्परर अपीयर्स इन पब्लिक आर सेलिब्रेटेड विद ग्रैंड रॉयल प्रोसेशन. जब भी कोई ग्रैंड रॉयल का कोई, जैसे जब भी कुछ सेलिब्रेट करना होता था तो कैसे होती थी ग्रैंड रॉयल एंट्री, कैसे होती थी राजा की एंट्री, कैसे होती थी, राजा कैसे चलते थे. ही इज कैरीड इन अ गोल्डन पैलेंक्वीन. वो एक सोने की बनी हुई पालकी, पैलेंक्वीन पालकी में बैठे रहते थे. हिज गार्ड्स राइट एलिफेंट. उसके जो गार्ड्स होते थे वो एलिफेंट के ऊपर बैठते थे. डेकोरेटेड विद गोल्ड एंड सिल्वर. ऐसे हाथी के ऊपर बैठते थे, ऐसे हाथी पर बैठते थे जिनको ना डेकोरेट करते थे गोल्ड और सिल्वर से, सोने और चांदी से तो डेकोरेट करते थे. सम ऑफ द गार्ड्स कैरी ट्रीज ऑन विच लिव बर्ड्स. और कुछ गार्ड्स है ना ट्रीज को कैरी करते थे, ट्रीज लेकर चलते थे जिन पर बर्ड्स बैठे रहते थे. इंक्लूडिंग अ फ्लॉक ऑफ ट्रेन्ड पैरट्स. और जिसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता था, जिसके अंदर ट्रेन्ड मतलब कि पैरट्स भी होते थे जो ट्रेन किए हुए होते थे, उनको सब कुछ सिखाया हुआ होता था. ऐसे पैरट्स का, ऐसे तोतों का एक समूह होता था. सर्कल्स अबाउट द हेड ऑफ द एम्परर. और जो वो तोते क्या करते थे, राजा के सर के ऊपर ऐसे घूमते रहते थे, सर्कल करते रहते थे. The king is normally surrounded by armed women. और किंग के चारों तरफ कौन होती थी, हथियार लिए हुए वुमेन्स भी होती थी. He is afraid that someone may try to kill him. और ऐसे बोलता है मेगास्थनीज कि राजा डरता था कि कभी कोई उसको मार ना दे. He is special servants to taste the food before he eat. और राजा के पास में कोई खास सर्वेंट्स होते थे जो उसके खाना खाने से पहले खाना चखता था.
ही नेवर स्लीप्स इन द सेम बेडरूम फॉर 2 nights, और वो सेम एक ही बेडरूम में 2 रात से ज्यादा नहीं सोता था। एक ही रात एक बेडरूम में सोता था, दूसरी रात दूसरे बेडरूम में। एंड अबाउट पाटलिपुत्र, मॉडर्न पटना, और उसने पाटलिपुत्र के बारे में, जो पटना है उसके बारे में वह क्या लिखता है मैगस्थनीज। दिस इज अ लार्ज एंड ब्यूटीफुल सिटी, इट इज सराउंडेड बाय अ मैसिव वॉल। ये बहुत सुंदर सिटी थी और इसके चारों तरफ एक बहुत बड़ी दीवार थी। ये क्वेश्चन होता है। इट हैज 570 टावर्स एंड 64 गेट्स, ठीक है। द हाउसेज ऑफ 2 and 3 stories, हाउसेज कैसे थे, 2 या 3 बिल्डिंग्स के थे। आर बिल्ट ऑफ वुड, लकड़ी से बनते थे। एंड मड ब्रिक, मतलब कि मिट्टी की ईंटों से बनते थे। द किंग्स पैलेस इज ऑल्सो ऑफ वुड, जो राजा का महल होता था वो भी लकड़ी से ही बनता था। एंड डेकोरेटेड विद स्टोन कार्विंग, स्टोन पे नक्काशी, कार्विंग मतलब नक्काशी करके इसको डेकोरेट करते थे। स्टोन्स को काट काट के कुछ कुछ डिजाइन्स बनाते थे। इट इज सराउंडेड विद गार्डन्स, और ये इसके चारों तरफ क्या होते थे, गार्डन होते थे। एंड एनक्लोजर्स फॉर कीपिंग बर्ड्स, और बर्ड्स के लिए घेरा होता था, बाड़ होती थी बर्ड्स रखने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अशोका, अ यूनिक रूलर, द मोस्ट फेमस मौर्यन रूलर वॉज अशोका। ही वॉज द फर्स्ट रूलर who tried to take his message the people through inscriptions. Most of Ashoka's inscriptions were in Prakrit and were written in Brahmi script. ये important है, ये यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। Ashoka's war in Kalinga, कलिंग का जो उसने युद्ध लड़ा था उसके बारे में है ये। कलिंग is the ancient name of coastal Odisha, जो उड़ीसा का, तटीय उड़ीसा का पुराना नाम था कलिंग, ठीक है। अशोका fought a war to conquer कलिंग, अशोक ने एक लड़ाई लड़ी थी, युद्ध लड़ा था कि कलिंग को जीतने के लिए, कंकर मतलब जीतना। However, he was so horrified when he saw the violence and bloodshed that he decided not to fight any more wars. ये बहुत ही डरावना था जब उसने देखा खून से भरी हुई, खून की जैसे चादर बिछी जाती है ना, ऐसा इतना ज्यादा खून की चादर बिछी हुई थी, इतना वॉयलेंस था वहां पर। एंड तब उसने डिसाइड किया कि अब आगे से वो कभी भी कोई भी युद्ध नहीं लड़ेगा। He is the only king in the history of the world who gave up conquest after winning a war. वह एक ऐसा अकेला राजा था हमारी हिस्ट्री का जिसने हार मान ली थी, एक युद्ध को जीतने के बाद में उसने हार मान ली थी। देखो वो क्या लिखता है अपने इंस्क्रिप्शंस में, कलिंग वार के बारे में, कलिंग वॉर के बारे में वो क्या लिखता है। This is what Ashoka declared in one of his inscriptions. अशोक क्या डिक्लेयर करता है अपने अभिलेख में, देखो। 8 years after becoming king, जब वो राजा बना था उसके 8 सालों के बाद में मैंने कलिंग जीता था। उसने ऐसा लिखा है, वो खुद लिखवाता है। About 1.5 लाख people, मतलब लाख या 1.5 लाख लोग were captured, पकड़े गए थे। And more than 1 lakh of people were killed, 1 लाख से ऊपर के लोग मारे गए थे। This filled me with sorrow. Why? इसने मुझे ना दुख से भर दिया। क्यों भर दिया भाई? Whenever an independent land is conquered, lakh of people die and many are taken prisoner. वो ऐसे लिखता है कि जब भी कोई लैंड या कोई धरती जो इंडिपेंडेंट है, जो स्वतंत्र है, उसको जब जीता जाता है, उसको युद्ध लड़ा जाता है, तो लाखों लोग तो मारे जाते हैं और
बहुत सारे लोगों को बंदी बना लिया जाता है। ब्राह्मण एंड मॉन्क्स आल्सो डाई, जो ब्राह्मण होते हैं और जो मॉन्क होते हैं वो भी मारे जाते हैं, वो भी मर जाते हैं। ठीक है। पीपल हु आर काइंड टू देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, टू देयर स्लेव्स एंड सर्वेंट्स डाई और लॉस देयर लव्ड वन। लोग जिनको अपने रिलेटिव्स कहते हैं, फ्रेंड्स कहते हैं, वो या तो दास बन जाते हैं या वो उनके नौकर मर जाते हैं। उनके दास और नौकर मर जाते हैं और वो अपने किसी प्यार जिनसे वो करते हैं उनको खो देते हैं। दैट इज वाई आई एम सैड, इसलिए मैं सैड हूँ। एंड हैव डिसाइडेड टू ऑब्जर्व धम, ये इम्पोर्टेंट है धम, एंड टू टीच अदर अबाउट इट एज वेल। इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं धम्म अपनाऊंगा। धम्म क्या है? आई बिलीव दैट विनिंग पीपल ओवर थ्रो धम्म इज मच बेटर देन कनकरिंग देम थ्रू फोर्स। मतलब कि मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि लोगों को जीतने से ज्यादा हम धम्म से धम्म एक बहुत अच्छा तरीका होगा लोगों को जीतने का, फोर्सफुली ना जीत कर। ठीक है, उनको हम फोर्सफुली ना जीते और धम्म से उनको परिवर्तित करके अपने तरफ ले आए। आई एम इंस्क्राइबिंग दिस मैसेज फॉर द फ्यूचर so that my son and grandson after me should not think about war। मैं ये मैसेज लिखवा रहा हूँ फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए, ताकि मेरे बच्चे और मेरे पोते कभी भी लड़ाई ना लड़े। इंस्टेड दे शुड ट्राई टू थिंक अबाउट हाउ टू स्प्रेड धम्म, और युद्ध लड़ने की बजाय वो ये सोचे कि धम्म को कैसे फैलाए। धम्म क्या है? देखो, धम्म इज अ प्राकृत वर्ड फॉर द संस्कृत टर्म धर्मा। धर्म जो एक संस्कृत का वर्ड है उसी को हम प्राकृत में बोलते हैं धम्म। ठीक है। वट वॉज अशोकाज धम्म? देखो धम्म क्या है, अशोका का धम्म क्या है? अशोकाज धम्म डिड नॉट इन्वॉल्व वर्शिप ऑफ अ गॉड और परफॉर्मेंस ऑफ अ सैक्रिफाइस। मतलब कि अशोका के धम्म में कभी भी ये उसने भगवान को पूजने की बात नहीं की, ना उसने कभी भी बलि देने की बात किया। He felt that just as a father tries to teach his children, he had a duty to instruct his subjects। उसने महसूस किया है, वो सोचता है कि जैसे एक पिताजी अपने बच्चों को समझाते हैं, सिखाते हैं, ऐसे ही मेरी भी एक ड्यूटी है कि मैं अपने सभी लोगों को सब समझाऊं। He was also inspired by the teaching of बुद्धा। ये क्वेश्चन आता है कि वो किससे इंस्पायर्ड हुए थे? लॉर्ड बुद्धा से वो इंस्पायर हुए थे। There were a number of problems that troubled him। लाखों उसके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी। People in the empire followed different religions। लोग क्या थे? उसके साम्राज्य के लोग अलग अलग धर्म को मानते थे। एंड दिस समटाइम्स लेड टू कॉन्फ्लिक्ट, और इससे क्या हुआ? एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया, मतलब कि उनमें संघर्ष होता था। ठीक है। एनिमल्स वर सैक्रिफाइस्ड, एनिमल्स की भी बलि दी जाती थी। स्लेव्स एंड सर्वेंट्स वर इल ट्रीटेड, दास और जो नौकर होते थे उनके साथ में बुरा व्यवहार किया जाता था। बिसाइड देयर वर quarrels in families and amongst neighbors, और दूसरी तरफ क्या था? फैमिलीज में और नेबर्स में लड़ाइयाँ होती थी। अशोका फेल्ट इट वॉज हिज ड्यूटी टू सोल्व दीज प्रॉब्लम्स। अशोका ने सोचा कि ये उसकी ड्यूटी है इन प्रॉब्लम्स को दूर करने की। सो ही अपॉइंटेड ऑफिशियल्स नोन एज द धम्म महामात्य who went from place to place teaching people about धम्म। उसने ना अधिकारी रख लिए थे जिनको कहा जाता था धम्म महामात्य, और वो एक जगह से दूसरी जगह पर धम्म के बारे में प्रचार करते रहते थे। देखो किस को अशोका also sent
मैसेंजर्स टू स्प्रेड आइडियाज अबाउट धम टू अदर लैंड। अशोका ने ना मैसेंजर्स को भेजा था अपने धम्म के आइडिया को अलग अलग जगह पर फैलाने के लिए। देखो कि कहाँ कहाँ पे भेजा था, ये भी क्वेश्चन आता है। सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस एंड हिज सन महेंद्र एंड डॉटर संघमित्रा को उसने अपने बेटे महेंद्र एंड डॉटर संघमित्रा को, बेटी संघमित्रा को कहाँ भेजा था? श्रीलंका में भेजा था, वहां इसके बारे में धम्म का प्रचार करने के लिए। ठीक है, ये तो इसका काम है कि उसने क्या क्या किया था। उसने खुदाई की थी। ये देखो रामपुरवा का बुल है, ये रामपुरवा का बुल, ये है किसमें? पॉलिश्ड स्टोन स्कल्पचर है। दिस वॉज पार्ट ऑफ मौर्यन पिलर फाउंड इन रामपुरवा बिहार, जो कि अब कहाँ पे है? राष्ट्रपति भवन में है। ये रहा, पॉलिश्ड है। अशोका मैसेज टू हिज सब्जेक्ट, पीपल परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ रिचुअल व्हेन दे फॉल इल। जब लोग बीमार हो जाते हैं तो वो अलग अलग तरह के रीति रिवाज करते हैं। व्हेन देयर चिल्ड्रन गेट मैरिड, तब भी वो, जब बच्चों की शादी होती है तब भी वो अलग अलग तरह के रिचुअल्स करते हैं। व्हेन चिल्ड्रन आर बोर्न और व्हेन दे गो ऑन जर्नी, ठीक है, ये अलग अलग तरह के। दीज रिचुअल्स आर नॉट यूजफुल, ये यूजफुल नहीं है, ये किसी काम के नहीं है। इफ इंस्टेड पीपल ऑब्जर्व अदर प्रैक्टिसेस दिस वुड बी मोर फ्रूटफुल। वट आर दीज अदर प्रैक्टिसेस? अगर इनकी जगह पर, इन रिचुअल्स की जगह पर आप दूसरी कोई चीज करोगे तो वो आपके लिए फलदायक होगी। देखो कौन कौन सी करते हैं। दीज आर बीइंग जेंटल विद स्लेव्स एंड सर्वेंट्स, मतलब कि अपने दास और अपने नौकरों के साथ में जेंटल बनो, अच्छे बनो। रिस्पेक्टिंग वन एल्डर्स, अपने से बड़ों का सम्मान करो। ट्रीटिंग ऑल क्रिएचर्स विद कंपैशन, मतलब कि सभी क्रिएचर्स को, चाहे कोई जीव जंतु हो, कोई भी हो, सभी लोगों को, सभी जीव जंतुओं को करुणा से देखो या उनके साथ में सहानुभूति रखो। कंपैशन, सहानुभूति। गिविंग गिफ्ट टू ब्राह्मण एंड मोंक, ब्राह्मण्स और मोंक्स को क्या दो भैया? साधु और ब्राह्मण को क्या दो? गिफ्ट दो। इट इज बोथ रॉन्ग टू प्रेज वंस ओन रिलीजन और क्रिटिसाइज अनदर, ये गलत होगा कि अगर आप अपने धर्म की तो प्रेज करते हो, प्रशंसा करते हो, और दूसरे के धर्म की अपेक्षा करते हो, क्रिटिसाइज करते हो उनको। ईच वन शुड रिस्पेक्ट द अदर्स रिलीजन, हर एक को दूसरे के धर्म की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इफ वन प्रेसेस one's own religions while criticizing another's, one is actually doing greater harm to one's own religion। ये बोल रहे कि अगर एक कोई बंदा अपने अपने रिलीजन की प्रशंसा करेगा, दूसरे को क्रिटिसाइजिंग करेगा, तो इससे वो अपने ही धर्म को नुकसान पहुंचा रहा है। Therefore, one should try to understand the main idea of another religion and respect it। और हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम दूसरों के धर्म के आइडियाज को जाने, कोशिश करें उनको, एंड उनकी सम्मान करें। ठीक है, तो गाइज ये यहाँ पे कुछ नहीं है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, ये नीचे लिखी हुई है। देखो ए लेटर कैसे लिखा हुआ? ए लेटर इंग्लिश में जैसे ए है तो हिंदी में ए है। ए को कैसे लिखते हैं? ब्राह्मी में तो ऐसे लिखते थे, देवनागरी में ऐसे, मतलब हिंदी में, बंगाली में ऐसे, ये कुछ ऐसे, इसमें से क्वेश्चन नहीं आता। तो गाइस हमारा यहाँ पे क्वेश्चन हो गया, ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। ठीक है, ये देखो इधर, ऑफिशियल्स कलेक्टेड टैक्स फ्रॉम एरिया अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द रूलर्स, जो रूलर्स के अंडर आता था उससे क्या लेते थे? वो टैक्स लेते थे। ठीक है, रॉयल प्रिंस ऑफन वेंट टू द प्रोविंसेस एज, कैसे जाते थे वो? गवर्नर बनकर जाते थे। ठीक है, सेकंड में गवर्नर आ जाएगा। द मौर्यन रूलर्स ट्राइड टू कंट्रोल, कहाँ पे करते थे वो? रोड्स पर करते थे और रिवर्स पर करते थे। ठीक है, पीपल इन फॉरेस्ट रीजन्स प्रोवाइडेड द मौर्यन ऑफिशियल्स विद, क्या फॉरेस्ट के जो इलाके थे
जंगल के जो क्षेत्र थे वो मौर्यन अधिकारी को क्या क्या देते थे? एलिफेंट्स देते थे, वैक्स देते थे, ठीक है, टिम्बर देते थे, हनी देते थे। ट्रू फॉल्स में उज्जैन वॉज द गेटवे ऑफ नॉर्थ वेस्ट। नो, नॉर्थ वेस्ट का गेटवे कौन था? कौन था भाई? तक्षशिला था, तक्षशिला, ठीक है, तक्षशिला। और उज्जैन तो कहाँ का था? नॉर्थ टू साउथ का था। चंद्रगुप्त आइडिया वॉज रिटन डाउन इन द अर्थशास्त्र। नो, अर्थशास्त्र में क्या था? अर्थशास्त्र तो किसकी थी? चाणक्य की थी, चाणक्य, तो ये गलत हो जाएगा, फॉल्स है ये भी फॉल्स है। और कलिंग वॉज द एंशियंट नेम ऑफ बंगाल। नो, ये भी फॉल्स है। किसका नाम था? कोस्टल ओडिशा का नाम था। मोस्ट अशोका इंस्क्रिप्शंस वर इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट। हाँ, ये सही है, ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है फिनिश। कल मिलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। और गाइज प्लीज शेयर करना, प्लीज सब्सक्राइब करना मेरी इन वीडियो को। और अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं, मेरा समझाया हुआ थोड़ा भी पसंद आ रहा है, तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।